हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। वेलकम टू ट्रांसलेशन ब्यूरो। मेरे पिछले ट्रांसलेशन की वीडियो में मुझे काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेज मिले थे। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, मैं उनको बता दूं कि उस वीडियो में मैंने ट्रांसलेशन के बेसिक्स डिस्कस किए थे कि किसी भी ट्रांसलेशन को करते टाइम हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जिससे हम किसी भी ट्रांसलेशन को एक्यूरेटली एंड सरल तरीके से कर पाएँ। आज की इस वीडियो के लिए मुझे काफ़ी लोगों ने बोला था कि सर जैसे लॉन्ग सेंटेंसेस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आ जाते हैं एग्ज़ाम में ट्रांसलेशन के दौरान, जिसमें हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम किस तरीके से उसको अप्रोच करें, कैसे उस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करना शुरू करें, उसके कौन से पार्ट को पहले रखना है, कौन से किसको बाद में रखना है, किस तरीके से हम उसका पूरा स्ट्रक्चर बनाएं। तो इन सब में बहुत कन्फ्यूजन होती है काफ़ी लोगों को। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि किसी भी ट्रांसलेशन में जब बहुत ही लंबे सेंटेंस आ जाते हैं तो उनको हम किस तरीके से हल कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के एंड में मैंने वो कुछ पॉइंट्स शेयर किए हैं जो हमें ये स्पेसिफिकली लॉन्ग सेंटेंसेस को करते टाइम ध्यान में रखने चाहिए। एंड साथ ही इस वीडियो में मैंने 8 सेंटेंसेस लिए हैं कुल। 8 सेंटेंसेस में मैंने समझाने की कोशिश करी है कि हम किस तरीके से लॉन्ग सेंटेंसेस को अप्रोच करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। और साथ ही मैंने अलग अलग वैरायटी, अलग अलग लेंथ के सेंटेंसेस लिए हैं। स्टार्टिंग में थोड़े छोटे लेंथ के हैं लॉन्ग सेंटेंसेस, एंड उसके बाद फिर एंड में बहुत ही ज़्यादा लंबे वाले लॉन्ग सेंटेंसेस भी हैं। तो आप प्लीज़ पूरे वीडियो को देखिएगा। एंड आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिले एंड आपका ट्रांसलेशन करने में बहुत हेल्प हो आपको। तो देखते हैं। अब हम पहला सेंटेंस लेते हैं ये वाला, जिसमें हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे इसको। The paradox of modern civilization lies in its capacity to create wealth and its inability to distribute it justly or preserve the environment that sustains it. अब सबसे पहली चीज़ हमें समझ आना चाहिए कि इस सेंटेंस में वो किस चीज़ की बात कर रहा है, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है। जब हम उसका मीनिंग समझ जाएंगे तो फिर हमें देखना है कि हम इस सेंटेंस को किस तरीके से ब्रेक करें, कौन कौन से पार्ट्स अलग अलग करें, जिसको हम फिर ट्रांसलेट करने के बाद फिर वैसे ही हम उसको हिंदी में लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने सेंटेंस को अलग अलग सेक्शंस में, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है जिससे हमें ट्रांसलेट करने में आसानी हो। अब मैंने बेसिकली इस सेंटेंस का जो मेन स्ट्रक्चर है ना, उसको समझने के लिए मैंने उन अलग अलग पार्ट्स को अंडरलाइन कर लिया है जिन पार्ट्स को एक साथ ट्रांसलेट करना है। अब द पैराडॉक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन को हमें एक साथ ट्रांसलेट करके रखना है, तो हमने उसको अलग कर लिया। फिर हमारा वर्ब आता है लाइज इन, मतलब निहित है। किस में निहित है? इट्स कैपेसिटी टू क्रिएट वेल्थ एंड इट्स इनएबिलिटी टू डिस्ट्रीब्यूट इट जस्टली और प्रिजर्व द एनवायरनमेंट दैट सस्टेन्स इट। अब बीच में कैपेसिटी की बात हो रही है, किस चीज़ की कैपेसिटी, तो वो वाला सेक्शन हमने अलग कर लिया है। फिर बात हो रही है इनएबिलिटी की, तो किस चीज़ की इनएबिलिटी, हमने वो वाला सेक्शन अलग कर लिया है। अब जो जो सेक्शन हमने अंडरलाइन किया है वो सेक्शन एक साथ ट्रांसलेट होकर उनको रखा जाएगा। अब जिस शब्द से वो कनेक्ट हैं आपस में, उन शब्दों से ही हमें सेंटेंस को ब्रेक करना है। अब जहाँ पर भी नॉर्मली क्या होता है कि जहाँ पर भी हमें कंजंक्शन, प्रीपोजिशन या फिर वर्ब दिखता है ना, हम वहाँ से सेंटेंस को ब्रेक कर सकते हैं। और ब्रेक करने के बाद हमें जो सेक्शंस मिलते हैं, पार्ट्स मिलते हैं ना, वहाँ पर हम फिर उसको एग्जैक्टली ट्रांसलेट करके फिर हम उसको हिंदी के अनुसार, हिंदी में किस फॉर्मेट को हम फॉलो करते हैं, हिंदी की वाक्य रचना के अनुसार हम उसको वहाँ बैठा सकते हैं। अब मैंने नीचे फर्दर उसको और डिवाइड किया है किस तरीके से। जो पार्ट मैंने अंडरलाइन किया था, उस अंडरलाइन वाले पार्ट को हम जब ट्रांसलेट करने जाएंगे तो कई बार ये होता है कि सेंटेंस का जो सेक्शन हमने अलग किया है, उस सेक्शन के अंदर फर्दर डिवीजन चाहिए होता है, क्योंकि वो सेक्शन ही खुद में इतना लंबा होता है। अब जैसे यहाँ पर हमने क्या किया है, द पैराडॉक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन में हमने ऑफ देखा, ऑफ से हमने सेंटेंस को ब्रेक कर दिया, हमें मिल गया द पैराडॉक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, मतलब मॉडर्न सिविलाइजेशन का पैराडॉक्स, ये हिंदी में हो गया। उसके बाद हमारा जो दूसरा सेक्शन था, इट्स कैपेसिटी टू क्रिएट वेल्थ। कैपेसिटी की बात हो रही है, किस चीज़ की कैपेसिटी? टू क्रिएट वेल्थ। तो हमने कैपेसिटी और क्रिएट वेल्थ को अलग कर लिया। उसके बाद अगला जो हमारा पार्ट आता है वो थोड़ा लंबा सा है, उसमें हम देखेंगे इनएबिलिटी की बात हो रही है। इनएबिलिटी किस चीज़ की? टू डिस्ट्रीब्यूट इट जस्टली और प्रिजर्व द एनवायरनमेंट दैट सस्टेन्स इट। मतलब यहाँ दो चीज़ की इनएबिलिटी की बात हो रही है। डिस्ट्रीब्यूट इट जस्टली हमने अलग कर लिया, प्रिजर्व द एनवायरनमेंट दैट सस्टेन्स इट अलग कर लिया। अब इसमें हम बेसिकली उन पार्ट्स को अलग कर लेते हैं जिन पार्ट्स को हमें अलग से ट्रांसलेट करना है या जिनके ट्रांसलेशन हमें चाहिए। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हम इसको किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। तो हमने जो सेंटेंस के पार्ट्स अलग अलग किए थे उनको हम पहले ट्रांसलेट कर लेंगे। द पैराडॉक्स विरोधाभास, मॉडर्न सिविलाइजेशन आधुनिक सभ्यता, कैपेसिटी क्षमता, क्रिएट वेल्थ धन सृजन करना, इनएबिलिटी अक्षमता, डिस्ट्रीब्यूटेड जस्टली न्याय सम्मत ढंग से बांटना या वितरित करना, प्रिजर्व द एनवायरनमेंट दैट सस्टेन्स इट। अब ये एक साथ लेना है हमें, प्रिजर्व द एनवायरनमेंट दैट सस्टेन्स इट। सस्टेन्स इट किसको, किसके सस्टेनेंस के बारे में बात हो रही है? मॉडर्न सिविलाइजेशन।
तो आधुनिक सभ्यता को जो बनाए रखता है ऐसा पर्यावरण को हमें संरक्षित करना है। तो इसमें अब इनएबिलिटी की बात हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम हिंदी में लिखेंगे। अब जब हिंदी में हम चीज़ को लिखेंगे तो हिंदी के वाक्य विन्यास के अकॉर्डिंग हम इसको लिखेंगे। तो हमारा आ जाएगा सबसे पहले जो हमने पहला सेक्शन रखा था, आधुनिक सभ्यता का विरोधाभास। अब क्योंकि हिंदी में क्रिया अंत में आती है तो क्रिया को अंत में भेज देंगे। क्रिया क्या है हमारी कि निहित है, लाइज इन। तो किस चीज़ में निहित है? उसकी क्षमता और अक्षमता। किस चीज़ की क्षमता किस चीज़ की अक्षमता वो फिर हम लिखेंगे। इसकी धन सृजन करने की क्षमता, कैपेसिटी टू क्रिएट वेल्थ, धन सृजन करने की क्षमता। तथा अब अक्षमता की बात हो रही है, किस चीज़ की अक्षमता है? तो वहाँ पर हमें 2 पार्ट्स में ये डिवाइड हो रखा है। पहला है कि उसको बराबर वितरण करने का अक्षमता, और उसके बाद है पर्यावरण संरक्षण करने की अक्षमता। तो हम उस तरीके से उसको लिखेंगे, न्यायसम्मत ढंग से वितरित करने या उसे बनाए रखने वाले पर्यावरण को संरक्षित करने। क्योंकि यहाँ पर क्या है, एनवायरनमेंट दैट सस्टेन्स इट, तो हम उस चीज़ को पूरा लिखेंगे, उसे बनाए रखने वाले पर्यावरण को संरक्षित करने की अक्षमता। फिर हम उसको अंत में क्रिया लगा देंगे, में निहित है। तो हमारा पूरा सेंटेंस जो बनेगा वो यही बन जाएगा, आधुनिक सभ्यता का विरोधाभास, इसकी धन सृजन करने की क्षमता तथा उसे न्यायसम्मत ढंग से वितरित करने या उसे बनाए रखने वाले पर्यावरण को संरक्षित करने की अक्षमता में निहित है। तो इस प्रकार से हमने एक लंबे सेंटेंस को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके उसको ट्रांसलेट करके एंड फिर उसको हमने हिंदी के अकॉर्डिंग जोड़ दिया है। इसी तरीके से हम हर लंबे सेंटेंस को हम अप्रोच कर सकते हैं, उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके हम उसको एज इट इज़ रख के फिर ट्रांसलेट करके फिर हम उसको लिख सकते हैं। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा दूसरा सेंटेंस है, ट्रू प्रोग्रेस देयरफॉर लाइज नॉट इन रेकलेस एक्सपेंशन बट इन कॉन्शियस बैलेंस इन रियलाइजिंग दैट द अर्थ डज नॉट बिलोंग टू अस, वी बिलोंग टू द अर्थ। अब इस सेंटेंस में भी हमें सेम ही अप्रोच लगानी है। अब उसी तरीके से हम इस सेंटेंस को भी हम ब्रेक कर लेंगे। ट्रू प्रोग्रेस देयरफॉर लाइज, तो यहाँ पर पहले ट्रू प्रोग्रेस को अलग कर लिया हमने। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है, क्रिया को हम अलग कर देंगे, क्रिया को हम नहीं देखेंगे अभी। क्रिया के बाद क्या चीज़ है, लाइज नॉट इन रेकलेस एक्सपेंशन बट इन कॉन्शियस बैलेंस। तो इस वाले पार्ट को हमें एक साथ ही रखना है, क्योंकि ये एक साथ ही लिखा जाता है कि रेकलेस एक्सपेंशन में नहीं बल्कि कॉन्शियस बैलेंस में। तो इसके बाद हमें एक और पार्ट मिलेगा, इन रियलाइजिंग दैट द अर्थ डज नॉट बिलोंग टू अस, वी बिलोंग टू द अर्थ। तो रियलाइजिंग आ गया यहाँ पर कि रियलाइजिंग मतलब एहसास होना, किस चीज़ का एहसास होना, द अर्थ डज नॉट बिलोंग टू अस, वी बिलोंग टू द अर्थ। ये पूरा पार्ट हमें एक साथ ही रखना है। अब हम इसको फर्दर जब हम डिवाइड कर लेंगे कि इसमें हमें ट्रांसलेशन कहाँ कहाँ चाहिए, तो फिर हम ट्रू प्रोग्रेस, रेकलेस एक्सपेंशन, कॉन्शियस बैलेंस, रियलाइजिंग द अर्थ डज नॉट बिलोंग, तो ऐसे हम इसको अलग और कर लेंगे। इसके बाद हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। अब इसमें हमने इसको ट्रांसलेट करना है, तो हमने जो पार्ट्स अलग किए थे पहले हम उनको ट्रांसलेट करेंगे। ट्रू प्रोग्रेस मतलब वास्तविक प्रगति, सच्ची प्रगति। देयरफॉर लाइज नॉट इन, क्रिया को अलग कर दो, निहित है, लाइज का पता है हमें कि निहित होता है। नॉट इन रेकलेस एक्सपेंशन, रेकलेस एक्सपेंशन का मतलब अनियंत्रित विस्तार, एक्सपैंड हो रहा है रेकलेस तरीके से, अनियंत्रित विस्तार। बट इन कॉन्शियस बैलेंस, कॉन्शियस सचेत, बैलेंस संतुलन। इन रियलाइजिंग दैट द अर्थ डज नॉट बिलोंग टू अस, वी बिलोंग टू द अर्थ। अब यहाँ पर ये भी चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हमें कॉन्टेक्स्ट नहीं भूलना है कि जिस बारे में बात हो रही है, जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, जिस प्रसंग में बात हो रही है, वहाँ पर जो शब्द हम चूज़ कर रहे हैं वो सही बैठेगा नहीं बैठेगा। अब अगर सिंपली आप देखने जाए, यहाँ पर जैसे वर्ब है लाइज, लाइज का अगर हम देखने जाएँ इंग्लिश में मीनिंग, तो लाइज का मतलब होता है झूठ। कोई झूठ बोल रहा है तो उसको भी हम लाइज बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर हम झूठ नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर ये निहित के तौर पे यूज़ हो रहा है। तो वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। मीनिंग आपको हमेशा समझना है, अगर आप मीनिंग नहीं समझेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे फर्दर कोई भी काम। तो अब जो हमने पार्ट्स अलग से ट्रांसलेट किया उसको हम हिंदी के अनुसार लिखेंगे। अब हिंदी में, अब ये ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में आपको बीच में देयरफॉर लिखा है ट्रू प्रोग्रेस के बाद तो आपको एग्जैक्टली सेम चीज़ कॉपी करनी है, आपको मीनिंग बरकरार रखना है। तो हिंदी में हम अपने हिंदी तरीके से लिखेंगे, जिसमें इसलिए पहले आ जाएगा। इसीलिए अब किस चीज़ की बात हो रही है, वास्तविक प्रगति की बात हो रही है, तो सबसे पहले वास्तविक प्रगति आएगा, जो पार्ट हमने अलग किया था। वास्तविक प्रगति के बाद हमने जो पार्ट अलग किया था वो आएगा, क्योंकि हमें क्रिया अंत में रखनी है, हिंदी में क्रिया अंत में आती है। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, नॉट इन रेकलेस एक्सपेंशन बट इन कॉन्शियस बैलेंस, मतलब रेकलेस एक्सपेंशन में नहीं, अनियंत्रित विस्तार में नहीं, बल्कि सचेत संतुलन में। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट आ गया। अब लाइज था इसके साथ, इस वाले पार्ट के साथ, अब बीच में जो डैश आपको दिख रहा है
उससे ये सेंटेंस दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो उसी के साथ रहेगा, क्योंकि उसका वर्ब उसके साथ है, रियलाइजिंग वाला। लाइज जो वर्ब था वो पहले वाले पार्ट के साथ था, तो इसलिए हम पहले वाले पार्ट के साथ ही लाइज को रखेंगे। तो पहले वाले पार्ट के बाद ही हमारे आ जाएगा में निहित है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला पार्ट है सेंटेंस का, क्योंकि उसका खुद का वर्ब है, तो हम उसको फिर उस तरीके से लिखेंगे, इस एहसास में, इन रियलाइजिंग दैट। एहसास की बात हो रही है, किस चीज़ के एहसास की? इस एहसास में कि पृथ्वी हमारी नहीं है, हम पृथ्वी के हैं। द अर्थ डज नॉट बिलोंग टू अस, पृथ्वी हमारी नहीं है, वी बिलोंग टू द अर्थ, हम पृथ्वी के हैं। तो इस तरीके से हमने जहाँ जहाँ हमने जो जो डिवीजन किया था उसको हम वापस वैसे रखेंगे ट्रांसलेशन के बाद, तो हमारा सेंटेंस सही बन जाएगा। तो हमें इस तरीके से हमें ये सेंटेंस भी हमने ट्रांसलेट कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर आंसर बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके से हमने ट्रांसलेट किया है जैसे हमने पहला सेंटेंस किया था, एंड एकदम करेक्ट तरीके से हमारा ट्रांसलेट हो चुका है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अब ये हमारा तीसरा सेंटेंस है। ये मैंने गवर्नमेंट प्रेस रिलीज से लिया है ये सेंटेंस। उसमें भी लॉन्ग सेंटेंसेस कभी भी आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पैसेजेस में। तो इस प्रकार से मैंने इस वीडियो में अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस लेके, लॉन्ग सेंटेंसेस लेके मैंने ट्रांसलेट करने की कोशिश करी है, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए कि हम किसी भी लॉन्ग सेंटेंस को हम किस तरीके से अप्रोच करके कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस को अगर हम देखें, अंडर द अमेंडेड ऑर्डर इट इज़ नाउ मैंडेटरी फॉर ऑल एडिबल ऑयल मैन्युफैक्चरर्स, प्रोसेसर्स, ब्लेंडर्स, रीपैकर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स involved in the edible oil supply chain to register under the VOPPA order and submit monthly production and stock returns through the designated online portal। अब एकदम से अगर हम देखेंगे तो बहुत ही लंबा सेंटेंस है, लेकिन हम इसको अपने ही तरीके से, डरना नहीं है, हम अपने ही तरीके से इसको हम डिवाइड कर लेंगे। अब यहाँ पर हम अपने ही तरीके से इसको ब्रेक कर लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। अंडर द अमेंडेड ऑर्डर, ये अमेंडेड ऑर्डर के बारे में बात हो रही है, तो उसको हम सबसे पहले अलग से कर लेंगे, एज इट इज़ वो अलग ही रहेगा, पहले ही रहेगा। फिर बात आ रही है मैंडेटरी है, इट इज़ नाउ मैंडेटरी। मैंडेटरी किस किस के लिए है, उन सबको एक साथ ही अलग करना है हमें, क्योंकि सभी के लिए मैंडेटरी है। फॉर ऑल एडिबल ऑयल मैन्युफैक्चरर्स, प्रोसेसर्स, ब्लेंडर्स, रीपैकर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन द एडिबल ऑयल सप्लाई चेन। स्टेक होल्डर्स के साथ ही है कि इन्वॉल्व इन एडिबल ऑयल सप्लाई चेन, तो उस पूरे को हमें साथ में रखना है, क्योंकि इन सब के लिए ही ये मैंडेटरी है। तो हमने इस पूरे को अंडरलाइन करके साइड कर लिया। अब आती है फर्दर बात, टू रजिस्टर किस चीज़ के लिए मैंडेटरी है? रजिस्टर अंडर द VOPP ऑर्डर, तो रजिस्ट्रेशन करनी है किसी और चीज़ के अंडर में, तो हमने उसको अलग कर लिया। एंड सबमिट मंथली प्रोडक्शन स्टॉक रिटर्न्स थ्रू द डेजिग्नेटेड ऑनलाइन पोर्टल, तो सबमिशन की बात हो रही है। अब यहाँ पर एक डाउट आपका आ सकता है कि आप जैसे मैंने बोला था कि कहीं पे भी ज्वाइन हो रहा है सेंटेंस, कंजंक्शन दिख जाए या कुछ भी दिख जाए हमें, तो वहाँ से हम सेंटेंस ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमें एंड सबमिट के पास मैंने ब्रेक कर दिया सेंटेंस, लेकिन मंथली प्रोडक्शन के बाद जो एंड आ रहा है वहाँ से मैंने सेंटेंस ब्रेक नहीं किया। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए है क्योंकि जब हम VOPP ऑर्डर के बारे में बात कर रहे थे, उसके बाद वाला जो एंड था एंड उसके बाद जो सबमिशन की बात आ गई, तो मतलब वहाँ पर VOPP ऑर्डर का काम ख़त्म हो गया। अब नई चीज़ की बारे में बात हो रही है, तो सबमिशन की बात हो रही है। अब सबमिशन के बाद जब हम देखते हैं तो वहाँ लिखा है मंथली प्रोडक्शन एंड स्टॉक रिटर्न्स। तो सबमिशन किस चीज़ का? मंथली प्रोडक्शन और स्टॉक रिटर्न्स दोनों का ही ना। तो अगर दोनों की बारे में बात हो रही है तो हम दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते वहाँ पर। सबमिट मंथली प्रोडक्शन एंड स्टॉक रिटर्न्स, अगर हम सबमिट मंथली प्रोडक्शन अलग कर लेंगे और स्टॉक रिटर्न्स अलग कर लेंगे तो ये फिर इसका मीनिंग नहीं बन पाएगा कि मंथली प्रोडक्शन को तो सबमिशन की बात हो रही है, एंड स्टॉक रिटर्न्स का मीनिंग क्या है? स्टॉक रिटर्न्स के साथ क्या हो रहा है, उसके साथ क्या वर्ब है? तो इसीलिए हम उसको साथ में ही रखेंगे। उसके बाद अब इसके बाद और ये एक चीज़ बताई है कि इनका जो सबमिशन है वो किसी माध्यम के थ्रू करना है, थ्रू द डेजिग्नेटेड ऑनलाइन पोर्टल, तो फिर हम उस माध्यम को अलग कर लेंगे। अब अगर आप रफली अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे सेंटेंस का, तो आपका स्ट्रक्चर ये बन जाएगा, डैश इट इज़ नाउ मैंडेटरी फॉर ऑल डैश टू रजिस्टर अंडर डैश एंड सबमिट डैश थ्रू डैश। ये आपको एक ओवरऑल फॉर्मेट मिल गया है, तो इसको आप ऐसे सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। अंडर ए इट इज़ नाउ मैंडेटरी फॉर ऑल बी टू रजिस्टर अंडर सी एंड सबमिट डी थ्रू ई। अब जो जो हमने अलग अलग पार्ट्स बनाए हैं उसको हम वैसे ही रखेंगे जब हम ट्रांसलेट करने जाएंगे। अब फर्दर ट्रांसलेशन के लिए आप जो हमने सेक्शंस अलग अलग किए हैं उनके अंदर के पार्ट्स को आप अलग हाईलाइट कर सकते हो, जैसे अमेंडेड ऑर्डर का क्या होता है ट्रांसलेशन, मैंडेटरी है, एडिबल ऑयल मैन्युफैक्चरर्स एंड ऑल दैट। तो उसको फिर हमने फर्दर डिवाइड कर लिया है कि हम उसके अंदर जब ट्रांसलेट करने जाएंगे तो हम कैसे करेंगे। अब इस सेंटेंस को हमने अलग अलग तो कर लिया, अब इसको हम जब ट्रांसलेशन करने जाएंगे तो हमें ये पता है कि जो सेक्शंस हमने अलग किए हैं वो सेक्शंस एज इट इज़ रहेंगे, उनको बस ज्वाइन करना है हिंदी के वाक्य विन्यास के अकॉर्डिंग। तो पहला तो एज इट इज़ रहेगा अंडर द अमेंडेड ऑर्डर। अमेंडेड ऑर्डर का हम ट्रांसलेशन क्या करेंगे? संशोधित आदेश।
उसके बाद हम बाकी वर्ड्स का भी देख लेते हैं कि ये ट्रांसलेशन क्या होना चाहिए। मैंडेटरी मतलब अनिवार्य है। फॉर ऑल एडिबल ऑयल मैन्युफैक्चरर्स, एडिबल ऑयल खाद्य तेल मैन्युफैक्चरर्स निर्माताओं। प्रोसेसर्स प्रसंस्करण, प्रोसेस का क्या होता है, प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग का होता है प्रसंस्करण, तो प्रोसेसर्स का हो गया प्रसंस्करण कर्ताओं। अब ब्लेंडर्स की बात आ रही है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। जब मैं भावानुवाद की बात करता हूँ कि हम कई बार भावानुवाद भी कर सकते हैं ट्रांसलेशन करते टाइम, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, ब्लेंडर्स का क्या काम होता है कि वो मिश्रण करते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई सीधा लिख दे कि मिश्रण करने वाले, और रीपैकर्स जैसे लिखा है, तो रीपैकर्स मतलब समझ ही आ रहा है मैं वर्ड से कि पैकिंग को दोबारा कर रहे हैं, तो पुनः पैक करने वाले, तो वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया है प्रेस रिलीज में, इन्होंने लिखा है ब्लेंडर्स के लिए, इन्होंने कितना लंबा उसको लिखा है देखिए। ब्लेंडर्स के लिए इन्होंने लिखा है 2 तेलों को मिलाकर विशेष खासियत के साथ नया तेल बनाने वालों। और रीपैकर्स को भी लिखा है बड़ी मात्रा में तेल खरीदकर छोटे छोटे पैक बनाकर तेल व्यापार करने वालों। अब यहाँ पर इन्होंने ये वाला मीनिंग इसलिए लिखा है, ये डायरेक्ट ट्रांसलेशन नहीं किया है, इन्होंने अलग से उस चीज़ को एक्सप्लेन करके लिखा है, भावानुवाद किया है उसका, इसीलिए ताकि जो ब्लेंडर्स का मीनिंग है यहाँ पर वो और ज़्यादा स्पष्ट हो जाए कि ब्लेंडर्स अगर लिखा है तो ब्लेंडर्स कितना ज़्यादा स्पष्ट है। अब यहाँ पर अगर हम सीधा लिखते हैं मिश्रण करने वाला, तो हमें पता नहीं लगता कि वो मिश्रण के बाद क्या चीज़ हो रही है। अब यहाँ पर उन्होंने क्योंकि वो चीज़ मेंशन कर दी है कि 2 तेलों को मिलाने के बाद एक विशेष खासियत के साथ नया तेल बना रहे हैं, तो फिर हमें वो चीज़ और स्पष्ट हो गया उसका मीनिंग कि हाँ, उस स्पेसिफिक ब्लेंडर्स के बारे में बात हो रही है जो नया खासियत का बना रहे हैं। उसी प्रकार से रीपैकर में भी उन्होंने यही नहीं बोला कि हम अब पुनः पैक करने वाले मतलब उसी पैकेट को खोल के दोबारा पैक करने वाले, ये भी मीनिंग हो सकता है, बट इन्होंने यहाँ पर वो मीनिंग को स्पष्ट किया है कि हम जिस रीपैकर के बारे में बात कर रहे हैं वो है बड़ी मात्रा में तेल खरीद के छोटे छोटे पैक बनाकर व्यापार करने वालों के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया है कि इन 2 वर्ड्स का जो अर्थ है उसको और स्पष्ट तरीके से समझाया है। तो हम ऐसे भी हम ट्रांसलेशन में, बेसिकली ट्रांसलेशन का मेन मूल यही टारगेट होता है कि आपको उसका जो भाव है, उसका जो अर्थ है, उसको एज इट इज़ आपको अपनी भाषा में देना है। तो इस तरीके से हमने इसका भी ट्रांसलेशन कर लिया। अब स्टेक होल्डर्स का क्या होता है, हितधारक। तो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन द एडिबल ऑयल सप्लाई चेन, सप्लाई चेन का हमें पता है आपूर्ति श्रृंखला होता है। रजिस्टर मतलब पंजीकरण करना। VOPPA ऑर्डर, अब क्योंकि ये एब्रीविएशन है तो एब्रीविएशन को हम वैसे से लिख सकते हैं, ऑर्डर का आदेश हो जाएगा, VOPPA को हम हिंदी में लिख देंगे VOPPA। सबमिट मंथली प्रोडक्शन, सबमिट मतलब प्रस्तुत करना, मंथली प्रोडक्शन मासिक उत्पादन। स्टॉक रिटर्न्स, अब स्टॉक रिटर्न्स को हमने क्या किया है यहाँ पर इन्होंने स्टॉक रिटर्न को एज इट इज़ स्टॉक रिटर्न्स ही लिखा है। थ्रू द डेजिग्नेटेड ऑनलाइन पोर्टल, निर्दिष्ट ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से। अब यहाँ पर स्टॉक रिटर्न्स डेजिग्नेटेड ऑनलाइन पोर्टल, तो ऑनलाइन पोर्टल स्टॉक रिटर्न्स को इन्होंने ऐसे ही हिंदी में लिखा है। इसका क्या होता है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी से इंग्लिश से सॉरी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में होते हैं एंड उसका एग्जैक्ट हिंदी हमें नहीं पता होता या हिंदी भाषा में उनका ट्रांसलेशन नहीं अवेलेबल होता। तो उस समय हम क्या करते हैं, उन शब्दों को हिंदी की लिपि में ही लिख देते हैं एज इट इज़, या फिर कुछ इंग्लिश के शब्द ऐसे होते हैं जिनको मानक हिंदी में अपना लिया गया है, तो उसको जब हम मानक हिंदी में जब क्योंकि उसको अपना लिया गया है तो सबको वो वर्ड्स का मीनिंग पता होता है, वो प्रचलित होते हैं वो वर्ड्स, तो इसीलिए हम उनको हिंदी भाषा में एज इट इज़ लिख सकते हैं इंग्लिश की तरह ही। तो इसीलिए यहाँ पर इन्होंने स्टॉक रिटर्न्स के लिए स्टॉक रिटर्न्स ही लिखा है एंड ऑनलाइन पोर्टल के लिए ऑनलाइन पोर्टल ही लिखा है। अब क्योंकि हमने सारे पार्ट्स को अलग अलग डिवाइड करके ट्रांसलेट कर लिया है, तो अब हम जब इसको हिंदी में लिखेंगे तो हमने जो पहले सेक्शंस डिवाइड किए थे उन सेक्शंस के अकॉर्डिंग ही हम लिखेंगे। पहला सेक्शन है अंडर द अमेंडेड ऑर्डर, संशोधित आदेश के तहत। इट इज़ नाउ मैंडेटरी, अनिवार्य है। अब अनिवार्य है मतलब वर्ब हो गया ना, ये एंड में चले जाएगा, क्रिया एंड में जाती है हिंदी में हमें पता है, तो इसको छोड़ो। अब किसके लिए अनिवार्य है वो हमें पहले लिखना पड़ेगा। फॉर ऑल एडिबल ऑयल मैन्युफैक्चरर्स, सभी खाद्य तेल निर्माताओं, प्रसंस्करणकर्ताओं, 2 तेलों को मिलाकर विशेष खासियत के साथ नया तेल बनाने वालों, बड़ी मात्रा में तेल खरीदकर छोटे छोटे पैक बनाकर तेल व्यापार करने वालों, और एंड अदर स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन द एडिबल ऑयल सप्लाई चेन, खाद्य तेल आपूर्ति श्रृंखला में शामिल अन्य हितधारकों। अब उनके लिए क्या है, मैंडेटरी तो है हमें पता है, अनिवार्य है, बट अनिवार्य किसके तहत है और किस लिए है अनिवार्य, तो वो भी हमें लिखना है। हितधारकों के लिए VOPPA आदेश के तहत
पंजीकरण करना, क्या करना अनिवार्य है वो भी लिखना है हमें पहले। पंजीकरण करना और निर्दिष्ट ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मासिक उत्पादन और स्टॉक रिटर्न प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तो हमने जो अंडरलाइन करके सेक्शंस अलग किए थे उन सेक्शंस को एज इट इज़ रख के हमने ज्वाइन कर दिया है हिंदी में। अब उन सेक्शंस के अंदर की ट्रांसलेशन कैसे करनी है वो आपको खुद देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो मेन हमारा काम था कि बड़े सेंटेंस को जो एक साथ हमें दिया गया था उसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एंड छोटे पार्ट्स को फिर ट्रांसलेट करने में हमें आसानी होती है, हम उनको फिर ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास बड़े बड़े पार्ट्स के छोटे छोटे ट्रांसलेशन मिल गए, जिनको हमने फिर वैसे ही ज्वाइन किया जैसे हिंदी भाषा में ज्वाइन करना चाहिए। तो हमारे पास ये फिर पूरा आंसर आ गया। अब आप देख सकते हैं कि हमने पूरे एक एडमिनिस्ट्रेटिव पैसेज के एक लंबे सेंटेंस को हमने किस तरीके से आसानी से ट्रांसलेट करके हमें आंसर मिल गया है, एंड उसका अर्थ जब हम मिलाएंगे अब तो वो अर्थ एकदम करेक्ट है। अब चौथा जो सेंटेंस हमने लिया है ये भी उसी प्रेस रिलीज़ का सेंटेंस है जिस प्रेस रिलीज़ का हमने पिछले सेंटेंस सॉल्व किया था। अब इस सेंटेंस को भी हम करने का ट्राई करते हैं। नॉन कंप्लायंस विद द अमेंडेड VOPPA ऑर्डर 2025 विल बी ट्रीटेड एज अ वायलेशन एंड यूनिट्स फेलिंग टू रजिस्टर और सबमिट देयर रिटर्न्स will face penal action under the provisions of the amended VOPPA order and the Collection of Statistics Act 2008। अब इतने लंबे सेंटेंस को हम डरना नहीं है, हमें पता है कि हमें ब्रेक करना है, ब्रेक करके सब आसान हो जाता है, सीधा ब्रेक करने चलते हैं। अब इस सेंटेंस को जब हम ब्रेक करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे नॉन कंप्लायंस विद द अमेंडेड VOPPA ऑर्डर। VOPPA ऑर्डर के तहत हमें नॉन कंप्लायंस की बात हो रही है, तो ठीक है, इसको हमने पूरे को अलग कर लिया है। अब इसके बाद क्या, कहाँ पर ये ज्वाइन हो रहा है, विल बी ट्रीटेड, मतलब इसको माना जाएगा, क्या माना जाएगा, एज अ वायलेशन, तो हमने वायलेशन को अलग कर लिया है। अब उसके बाद आता है एंड, हमने ब्रेक कर दिया। फिर आता है यूनिट्स फेलिंग टू रजिस्टर, यूनिट्स फेलिंग टू रजिस्टर और सबमिट देयर रिटर्न्स, ये पूरा एक साथ आ गया कि हम यूनिट्स फेलिंग की बात हो रही है, जो यूनिट्स फेल कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, टू रजिस्टर और सबमिट देयर रिटर्न्स, इसको हमने अलग कर लिया। अब उसके बाद फिर सेंटेंस कैसे ज्वाइन हो रहा है, विल फेस, फेस करेगा क्या, पीनल एक्शन। अब पीनल एक्शन के साथ है कि पीनल एक्शन किस तहत वो फेस करेगा, अंडर द प्रोविजंस ऑफ द अमेंडेड VOPPA ऑर्डर एंड द कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट। तो यहाँ पर पीनल एक्शन जो है वो दोनों के अंडर में है, प्रोविजंस के अंडर में भी और कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट के अंडर में ही। तो इस पूरे को हम अलग कर लेंगे, तो ये हमारा सेंटेंस जो बन जाएगा, इसको अगर हम उसका फॉर्मेट देखें ऊपर ऊपर से तो ये बन जाएगा डैश विल बी ट्रीटेड एज डैश एंड डैश विल फेस डैश अंडर डैश। ये बन जाएगा हमारा A विल बी ट्रीटेड एज B एंड C विल फेस D अंडर E। इस तरीके से बहुत सिंपल तरीके से हमें स्ट्रक्चर पता लग गया, तो हमें पता लग गया कि हिंदी में इसको हमें कैसे बिठाना है। अब हमने जो सेक्शंस डिवाइड किए हैं उस सेक्शंस को हम फर्दर डिवाइड कर लेंगे ताकि हमें ट्रांसलेशन करने में आसानी हो उन सेक्शंस की। अब यहाँ पर हम ट्रांसलेट करेंगे तो हमने जो सेक्शंस अलग किए थे उन सेक्शंस को हमें क्या करना है, उसके अंदर ट्रांसलेशन देखना है। अब नॉन कंप्लायंस की बात हो रही है, मतलब अनुपालन ना करना किसी भी चीज़ का, किसके तहत की बात हो रही है, ये विद द अमेंडेड VOPPA ऑर्डर, VOPPA ऑर्डर का अनुपालन ना करना, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे विल बी ट्रीटेड एज वायलेशन, इसको क्या, इसके साथ क्या वर्ब है, वर्ब को तो एंड में डालेंगे, और क्या इसको माना जाएगा, वायलेशन माना जाएगा, वायलेशन मतलब उल्लंघन। अब उल्लंघन माना जाएगा, ये हमें पता लग गया, ये वाला पार्ट पूरा हमारा डन हो गया। इसके बाद एंड, फिर दूसरा सेंटेंस हम इस दूसरा पार्ट जुड़ा हुआ है इसके साथ, यूनिट्स फेलिंग टू रजिस्टर और सबमिट देयर रिटर्न्स विल फेस, उसका वर्ब फेस है तो उसको हम एंड में कर देंगे। यूनिट्स फेलिंग की बात हो रही है तो हम उसको लिखेंगे, यूनिट्स फेलिंग मतलब विफल रहने वाली इकाइयों की बात हो रही है। किस चीज़ में विफल रहना, टू रजिस्टर, पंजीकरण करना, और सबमिट देयर रिटर्न्स, रिटर्न्स को प्रस्तुत करना या रिटर्न्स जमा करना, सबमिट करना, जमा करना, प्रस्तुत करना, जो भी है उसके अकॉर्डिंग, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हमें देखना है। सबमिट द रिटर्न्स विल फेस, ये सामना करना पड़ेगा, किस चीज़ का सामना करना पड़ेगा, पीनल एक्शन, दंडात्मक कार्रवाई, किसके तहत, अंडर द प्रोविजंस ऑफ अमेंडेड VOPPA ऑर्डर एंड कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट। तो हमने इस पूरे को इसीलिए साथ में रखा था क्योंकि इस पूरे के तहत होगा। अब हिंदी में जब हम हिंदी के वाक्य के हिसाब से लिखने जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा, संशोधित VOPPA आदेश 2025 का अनुपालन ना करना उल्लंघन माना जाएगा, नॉन कंप्लायंस VOPPA ऑर्डर का नॉन कंप्लायंस वायलेशन माना जाएगा। ये हमें हिंदी पता लग गया।
और पंजीकरण कराने या रिटर्न जमा कराने में विफल रहने वाली इकाइयों पहले था इंग्लिश में यूनिट्स फेलिंग, लेकिन हिंदी में हमें पता है कि हमें ये बताना पड़ेगा पहले कि वो किस चीज़ में विफल हैं। तो हम बताएंगे पंजीकरण कराने या रिटर्न जमा कराने में विफल जो हैं इकाइयाँ, उनको संशोधित वीओपीपीए आदेश और सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम 2008 के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। तो हमें ये पता था यूनिट्स फेलिंग जो है उनको पीनल एक्शन फेस करना पड़ेगा। अब हमें साथ में ये भी लिखना है कि यूनिट्स फेलिंग किस चीज़ के लिए, तो हिंदी में पहले वो कारण बताएंगे हम कि इस चीज़ के लिए ये यूनिट्स जो फेल कर रही हैं उनको पीनल एक्शन फेस करना पड़ेगा, दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। लेकिन साथ में ये भी मेंशन करना है कि अंडर द प्रोविजंस, मतलब किसी चीज़ के तहत फेस करना पड़ेगा ना उनको, तो हम उसको पहले लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये बन जाएगा कि रिटर्न जमा कराने या पंजीकरण कराने में विफल रहने वाली इकाइयों को कोई भी आदेश जो दिया है, प्रावधान दिए हैं, उनके तहत दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इस तरीके से बहुत ही सिंपल वे में हमने उस बड़े सेंटेंस को हमने ट्रांसलेट कर दिया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही लंबा सेंटेंस हमें लग रहा था, उसको हमने कितने आराम से अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करने के बाद हमने उसको ट्रांसलेट करके हिंदी के वाक्य विन्यास के अकॉर्डिंग उसको हमने बैठाया और सब्स्टिट्यूट करके उसको हमने ट्रांसलेट कर लिया पूरा। तो यहाँ पर आपको एकदम करेक्ट तरीके से उसका ट्रांसलेशन मिल गया है। आई होप आप लोगों को अभी तक थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा होगा कि किस तरीके से हम लॉन्ग सेंटेंसेस को ब्रेक करके ट्रांसलेट कर सकते हैं ईजीली। एंड बाकी ये चीज़ प्रैक्टिस के साथ ही बेटर होगी। अभी एकदम से लगेगा कि नहीं, थोड़ा सा शायद डिफ़िकल्ट है ये भी करना, और या थोड़ा टाइम भी लगे आपको करने में, लेकिन इस तरीके से आप जब ज़्यादा से ज़्यादा पैसेजेस प्रैक्टिस करेंगे एंड जिस तरीके से आप अगर लंबे सेंटेंस को ब्रेक कर करके ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे ना, तो धीरे धीरे ये चीज़ आपके हैबिट बन जाएगी। एंड आप फिर ओरली भी ये स्टेप्स कर सकते हैं, जैसे ये डिवाइड करना सेक्शंस को, अलग अलग वर्ड्स को अलग करके फिर उसको ट्रांसलेट करना, एंड देन फिर हिंदी के अकॉर्डिंग उसको लिखना या इंग्लिश के अकॉर्डिंग उसको लिखना। तो ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, एंड आप क्वेश्चन देखने के साथ साथ ही, वो सेंटेंस देखने के साथ ही आपके दिमाग में आप उसको ओरली कर पाएंगे। चलिए देखते हैं, फिफ्थ सेंटेंस हमारे पास यहाँ है। इन अ रैपिडली ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड वेयर बाउंड्रीज बिटवीन नेशंस आर इंक्रीजिंगली ब्लर्ड, preserving cultural identity without fostering intolerance has become one of the most profound challenges of our time। तो अब इसको अगर हम करेंगे, ये भी थोड़ा लंबा सेंटेंस है तो इसको ब्रेक कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम इसको बड़े बड़े सेक्शंस में डिवाइड कर लेंगे, जिन सेक्शंस को जोड़ के हमारा ओवरऑल फॉर्मेट हमें मिल जाएगा हिंदी का। जैसे इन अ डैश रैपिडली ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड, उसको हमने अलग कर लिया, इसमें बात हो रही है। फिर जहाँ पर क्या है, वेयर बाउंड्रीज बिटवीन नेशंस आर इंक्रीजिंगली ब्लर्ड, वेयर डैश आर इंक्रीजिंगली ब्लर्ड। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट, प्रिजर्विंग कल्चरल आइडेंटिटी विदाउट फॉस्टरिंग इंटॉलरेंस। तो ये पूरा हम साथ में लेंगे क्योंकि यहाँ पर कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने की बात हो रही है विदाउट फॉस्टरिंग इंटॉलरेंस, तो ये एक साथ ही हम इसको बोलेंगे। फिर बन गया है हमारा, फिर हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड चैलेंजेस। क्या बन रहा है, हैज़ बिकम मतलब बन गया है, क्या बन गया है, वन ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड चैलेंजेस ऑफ आवर टाइम, हमारे समय का वन ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड चैलेंजेस। तो इस तरीके से हमें हिंदी का रफ एक फॉर्मेट मिल गया है। अब हमने ये सेक्शंस डिवाइड कर लिया, हम इन सेक्शंस को फर्दर हम डिवाइड कर लेंगे कि उसमें से हमें ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं या क्या है जिसका हमें ट्रांसलेशन अलग से कर लेना है। रैपिडली ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड, बाउंड्रीज, नेशंस, कल्चरल आइडेंटिटी, कई बार आपको ज़रूरत ना भी पड़े इसको फर्दर डिवाइड करने की, आप सिर्फ सेक्शंस डिवाइड करके ही आप उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे, क्योंकि आपको वर्ड्स का पता होगा, आपकी जैसे जैसे वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको ये थर्ड वाला स्टेप नहीं करना पड़ेगा, आप सीधा ही वो अंडरलाइन करके डायरेक्ट जो अलग सेक्शंस बना के आप उसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसको जब अंडरलाइन जो हमने किया था उनको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो ये हो जाएगा इन अ रैपिडली ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड। अब रैपिडली ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड का ट्रांसलेशन क्या होगा, तेज़ी से वैश्वीकृत हो रही दुनिया। इन अ रैपिडली ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड मतलब तेज़ी से वैश्वीकृत हो रही दुनिया में, इस चीज़ को एज इट इज़ लिखेंगे हिंदी में। उसके बाद क्या आता है हमारा वेयर। अब क्या बात हो रही है रैपिडली ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड में, क्या हो रहा है, जहाँ पर बाउंड्रीज बिटवीन नेशंस, राष्ट्रों के बीच की सीमाएं का क्या हो रहा है, आर इंक्रीजिंगली ब्लर्ड। ब्लर्ड मतलब धुंधली हो रही है। अब धुंधली होने की जगह आप ये भी लिख सकते हैं कि इसका मीनिंग, इसका भाव क्या हुआ कि देश के बीच की सीमाएं, अलग अलग देशों के बीच की सीमाएं जो हैं वो घट रही हैं, कम हो रही हैं, धुंधली हो रही हैं। तो यहाँ पर हमने वही लिखा है, तेज़ी से वैश्वीकृत हो रही दुनिया में जहाँ राष्ट्रों के बीच सीमाएं तेज़ी से घट रही हैं। ये वाला पार्ट हो गया हमारा जो अंडरलाइन किया था हमने।
उसके बाद कॉमा के बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा जो इससे अलग है, प्रिजर्विंग। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है वो यहाँ पर हमने बताया है ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड के बारे में। ये ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड में जहाँ पर ये हो रहा है, अब वहाँ पर हमें किस बारे में बात करनी है, कल्चरल आइडेंटिटी के बारे में, कि कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना विदाउट फॉस्टरिंग टॉलरेंस सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। तो उसका जो हम हिंदी में लिखेंगे तो वो हो जाएगा, तेज़ी से वैश्वीकृत हो रही दुनिया में जहाँ राष्ट्रों के बीच सीमाएं तेज़ी से घट रही हैं। ये सेकंड पार्ट हमारा आ गया। अब थर्ड सेक्शन जो था वो एक साथ हमें करना था, तो हम थर्ड सेक्शन को एक साथ लिखेंगे। असहिष्णुता को बढ़ावा दिए बिना सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित रखना हमारे समय की सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक बन गया है। तो इस प्रकार से हमने इसको हिंदी में भी लिख लिया। तो ऐसे ही इजीली ये देखो, एक लंबा, वैसे देखने जाए तो बहुत लंबा सेंटेंस था, बट सेक्शंस डिवाइड करके बहुत आसानी से हम उसको हिंदी में फॉर्मेट में रख सकते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि इसको कैसे हमने एग्जैक्टली उसी तरीके से उसका मीनिंग को प्रिजर्व करते हुए कि उसका अर्थ नष्ट ना हो, अर्थ का कमी ना आए, उस तरीके से हमने इसको सेपरेट करके अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करके हमें इसका आंसर मिल गया है। और जब आप इस आंसर को पढ़ेंगे एंड देन जो हमें दिया गया था सेंटेंस उसको पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल स्वाभाविक उसका अर्थ पता लगेगा नीचे, एंड लगेगा कि बिल्कुल आसानी से हमने इसको ट्रांसलेट कर लिया है। अब नेक्स्ट हमारे पास सिक्स सेंटेंस जो है, डिस्पाइट पोजेसिंग अनप्रेसिडेंटेड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन द मॉडर्न इंडिविजुअल ऑफ्टन सफर्स फ्रॉम इंटेलेक्चुअल फटीग, अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉलेज दैट एनलाइटन्स एंड डेटा दैट मेरली डिस्ट्रैक्ट्स। तो अब इस सेंटेंस को, इस पूरे सेंटेंस को हमें क्या करना है, हमें पता है कि हमें सीधा तोड़ देना सेंटेंस को, तो हमें और कुछ सोचना ही नहीं है, हम सीधा तोड़ने पे जाएंगे आगे। अब इसको हम उन पार्ट्स में तोड़ लेंगे जिन पार्ट्स को जोड़ के हमें हिंदी का पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा। अब डिस्पाइट मतलब किसी चीज़ के बारे में बात हो रही है कि इस चीज़ के बावजूद, अब किस चीज़ के बावजूद, डिस्पाइट पोजेसिंग अनप्रेसिडेंटेड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। अब ये अनप्रेसिडेंटेड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, पोजेसिंग, ये पूरा एक साथ है, तो इसको हम एक साथ अलग कर लेंगे कि हमें इसको एक साथ लिखना है। कॉमा के बाद जो हमारा लाइन चेंज हो रही है वो है द मॉडर्न इंडिविजुअल, फिर इसके बाद बता रहे हैं कि इस चीज़ से क्या हो रहा है, द मॉडर्न इंडिविजुअल ऑफन सफर्स फ्रॉम इंटेलेक्चुअल फटीग। तो इसको अलग कर लिया हमने कि हमारे पास ये एक सेंटेंस आ गया, छोटा सेंटेंस, इस बड़े सेंटेंस के बीच में एक छोटा पार्ट हमें मिल गया, द मॉडर्न इंडिविजुअल ऑफन सफर्स फ्रॉम इंटेलेक्चुअल फटीग। इस सेंटेंस को हम अलग से ट्रांसलेट कर लेंगे। उसके बाद कॉमा के बाद है अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉलेज दैट एनलाइटन्स एंड डेटा दैट मेरली डिस्ट्रैक्ट्स। अब यहाँ पर जो बात हो रही है अनेबल टू डिस्टिंग्विश, अब अनेबल टू डिस्टिंग्विश मतलब वो भेद नहीं कर पा रहा है। कौन भेद नहीं कर पा रहा है, तो किसके बारे में बात हो रही थी, इससे पहले वाली लाइन में मॉडर्न इंडिविजुअल के बारे में बात हो रही थी कि अनप्रेसिडेंटेड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद भी जो मॉडर्न इंडिविजुअल है वो इंटेलेक्चुअल फटीग से सफ़र करता है। और उसके बाद उसी के साथ उन्होंने जोड़ के लिखा है कि अनेबल टू डिस्टिंग्विश, जिससे क्या हो रहा है इसको कि वो भेद करने में उसको परेशानी हो रही है, वो भेद नहीं कर पा रहा है किसके बीच में, बिटवीन नॉलेज दैट एनलाइटन्स एंड डेटा दैट मेरली डिस्ट्रैक्ट्स। तो हमें दिया है अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, दो चीज़ों के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है ना, तो हमने दोनों चीज़ों को अलग अलग सेपरेट कर लिया है कि इनको अलग से हम ट्रांसलेट करके साथ में लिखेंगे। तो अब जब इसको फिर हम फर्दर उसका देख लेंगे कि अब वोकैबुलरी के अनुसार आपको क्या क्या डिवाइड करना है, जिसको आप ट्रांसलेशन आपको करना है अलग से, तो वो हमने कर लिया फर्दर डिवाइड। अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। अच्छा, अब हम इसको जब ट्रांसलेट करने जाएंगे तो सबसे पहले हम जो बड़े बड़े वर्ड्स हैं वोकैबुलरी वाले उनको हम अलग से देख लेते हैं। पहले अनप्रेसिडेंटेड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व। तो अभूतपूर्व एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, सूचना तक पहुँच, सूचना तक अभूतपूर्व पहुँच हो गया इसका पूरे का। द मॉडर्न इंडिविजुअल, आधुनिक व्यक्ति, सफ़र्स फ्रॉम इंटेलेक्चुअल फटीग, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक, फटीग थकान, इंटेलेक्चुअल फटीग बौद्धिक थकान। अनेबल टू डिस्टिंग्विश मतलब भेद करना, बिटवीन नॉलेज दैट एनलाइटन्स, एनलाइटन्स मतलब आपको अच्छे से वो ज्ञान बेसिकली सचेत बना रहा है, कॉन्शियस बना रहा है आपके आसपास की चीज़ों के, तो बेसिकली वो आपको एक हायर लेवल पे लेके जा रहा है। तो प्रकाशमय ज्ञान आप इसको लिख सकते हैं या सिंपल ज्ञान भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर क्योंकि इन्होंने नॉलेज दैट एनलाइटन्स वो स्पेसिफाई किया है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रकाशमय ज्ञान। प्रकाशमय ज्ञान और किसके बीच में वो भेद नहीं कर पा रहा है, डेटा, आंकड़ा, दैट मेरली डिस्ट्रैक्ट्स, डेटा दैट मेरली डिस्ट्रैक्ट्स मतलब ध्यान भटकाने वाले आंकड़े। तो अब इसको हम जब हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी में सबसे पहले हम लिखेंगे किस चीज़ के बावजूद लिखना है हमें, अनप्रेसिडेंटेड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन पोजेसिंग मतलब है उसके पास, होना। तो सूचना तक अभूतपूर्व पहुंच होने के बावजूद, ये पहला सेंटेंस हमारा पूरा पहला सेक्शन हो गया पूरा अच्छे से। उसके बाद वाले सेक्शन में क्या है हमारा कि वो एक सेंटेंस, छोटा सेंटेंस है उसके अंदर हमारे
तो द मॉडर्न इंडिविजुअल ऑफन सफ़र्स, अक्सर सफ़र करता है किससे? इंटेलेक्चुअल फटीग से। तो हम हिंदी में क्या लिखेंगे? आधुनिक व्यक्ति प्रायः अक्सर बौद्धिक थकान से ग्रस्त रहता है। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है? अनेबल टू डिस्टिंग्विश। अब यहाँ पर क्योंकि इन लोगों ने इंग्लिश में उसको साथ ही करके लिख दिया है कॉमा डाल के कि अनेबल टू डिस्टिंग्विश, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि मॉडर्न इंडिविजुअल की ही बात हो रही है जो इंटेलेक्चुअल फटीग से सफ़र भी कर रहा है एंड फिर उसको डिस्टिंग्विश करने में वो अनेबल है। बट हिंदी में हम इसको क्योंकि हमें इसका अर्थ स्पष्ट रखना है तो हिंदी में हम ये लिख सकते हैं तथा, एंड लगा सकते हैं, उसमें तथा लगा दिया हमने, तथा वह प्रकाशमय ज्ञान, ताकि इससे हमें पता लग जाए कि हाँ मॉडर्न इंडिविजुअल के बारे में ही बात हो रही है। तो आधुनिक व्यक्ति प्रायः बौद्धिक थकान से ग्रस्त रहता है, कॉमा, तथा वह प्रकाशमय ज्ञान और केवल ध्यान भटकाने वाले आंकड़ों के बीच अंतर करने में असमर्थ रहता है। तो ये हमारा हो गया। आसानी से हमें इसका ओरिजिनल जो फॉर्मेट था पूरे सेंटेंस का वो हमें पता लग गया था रफली जब हमने सेंटेंस में डिवाइड किया था, एंड उसी फॉर्म के अकॉर्डिंग हमने जो डिवीजन किया था उन सेक्शंस को वहाँ बैठा दिया है जहाँ जहाँ हमें बैठाना था, इंग्लिश में जिस हिसाब से था, हिंदी में जिस हिसाब से होना चाहिए, एंड उसके अनुसार हमारा ये बहुत आसानी से हो गया है। अब जब हमारे पास इसका हिंदी वाला अनुवाद आ गया है तो अब जब हम इसको पढ़ेंगे अंग्रेज़ी वाले को भी और हिंदी वाले को भी, दोनों वाक्यों में अब जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आराम से आपको उसका मीनिंग समझ आ जाएगा कि हाँ इसी प्रकार से स्वाभाविक ढंग से ये ट्रांसलेट हो जाएगा। अब ये वाला सेंटेंस देखिए जो 7वां सेंटेंस हमारे पास, ये कितना बड़ा सेंटेंस है, इसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये तो पूरा पैराग्राफ ही है खुद में। एंड आप भी बोलोगे कि सर आप तो हमारे बिल्कुल पीछे ही पड़ गए हैं, इतने लंबे लंबे सेंटेंस हमें करवा रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। बेसिकली मैं चाहता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए ताकि कैसा भी सेंटेंस आपको एग्जाम में आए आप उसको आसानी से बिना डरे आप उसको डिवाइड करके आराम से ट्रांसलेट कर लें, एंड आपको ये आपके मन से ये डर हट जाए ना, आपको कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ अब मेरे को कोई भी सेंटेंस मिलेगा तो मुझे ग्रामेटिकली उसका स्ट्रक्चर बनाने में या उसको सेंटेंस का पूरा फॉर्मेशन करने में मुझे किसी पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब इसको भी हम कर लेते हैं। देखो ये बड़ा तो बहुत है, हमें पता है कि बहुत बड़ा सेंटेंस है ये, लेकिन इसमें हमें डरना नहीं है और हमें पता है कि हमें ट्रिक पता है कैसे हमें तोड़ के सेंटेंस बनाना है। तो हमें चाहे बड़ा मिले छोटा मिले हम उसका ट्रांसलेशन कर लेंगे। तो चलिए इसका हम करके देखते हैं। अब ये तो इतना ही बड़ा सेंटेंस है कि इसका तो डिवीज़न करने में ही टाइम लग जाएगा, लेकिन हाँ जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे तो टाइम कम ही लगेगा, हमें जल्दी हम कर पाएंगे। लेकिन अब सेंटेंस अगर इतना बड़ा आ जाए एग्ज़ाम में तो करना तो पड़ेगा ही ना। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इन एन एज, एक युग की बात हो रही है तो उसको अलग कर लिया हमने। अब उस युग में हम वो क्या बता रहे हैं, वो कैसा युग है? वेयर इंफॉर्मेशन ट्रैवल्स फास्टर देन थॉट एंड ओपिनियंस आर शेप्ड नॉट बाय रिफ्लेक्शन बट बाय रेपिटेशन। मतलब ये जो पूरा कॉमा से पहले का सेक्शन है, वैसे तो ये सेक्शन एक है कि हम युग को ही डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ऐसा युग है जहाँ पर इंफॉर्मेशन ट्रैवल्स फास्टर देन थॉट और ओपिनियंस आर शेप्ड नॉट बाय रिफ्लेक्शन बट बाय रेपिटेशन। अब यहाँ पर हमें एंड मिल गया बीच में, एंड के आगे का सेंटेंस जो सेक्शन है और एंड के बाद का सेक्शन जो है हम वहाँ पर डिवाइड कर देंगे कि हमें ये इतना लंबा ना लेके, अब हमें तो पता ही है कि ये जो कॉमा से पहले का जो है सेंटेंस का पार्ट वो कॉमा से पहले ही आएगा, चाहे हिंदी में लिखो इंग्लिश में लिखो। तो हम उसको हम दो में डिवाइड कर लेंगे कि ऐसा युग जहाँ पर एक लाइन है और दूसरी लाइन भी है। तो वही हम डिवाइड कर लिया हमने उसको, इन एन एज को अलग कर लिया, वेयर इन्फॉर्मेशन ट्रेवल्स फास्टर देन थॉट उसको हमने एक साथ कर लिया साइड में, एंड ओपिनियंस आर शेप्ड बाय रिफ्लेक्शन बट बाय नॉट बाय रिफ्लेक्शन बट बाय रेपिटेशन। तो हमें इन्फॉर्मेशन की बात हो रही थी, ओपिनियंस की बात हो रही थी, हमने दोनों को साइड कर लिया अलग अलग उनका सेक्शन बना के। अब कॉमा के बाद हमारे पास क्या है? द ग्रेटेस्ट चैलेंज बिफोर ह्यूमैनिटी इज नॉट द स्केर्सिटी ऑफ नॉलेज बट द एबिलिटी टू सेपरेट विजडम फ्रॉम नॉइज, टू लिसन। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने बात करी किस बारे में? द ग्रेटेस्ट चैलेंज बिफोर ह्यूमैनिटी, मतलब ह्यूमैनिटी के समक्ष जो ग्रेटेस्ट चैलेंज है उसकी बात हो रही है। लेकिन अब उसी के बाद देखिए, अब ग्रेटेस्ट चैलेंज के बाद इन्होंने क्या किया है, उस चीज़ को कंटिन्यू में लेके चले गए हैं। वो इज़ नॉट द स्केर्सिटी ऑफ नॉलेज, यहाँ नॉलेज की बात आ गई, बट द एबिलिटी टू सेपरेट विजडम फ्रॉम नॉइज। ठीक है, नॉलेज का बता दिया कि इसमें नहीं है बट बल्कि इसमें है। उसके साथ कंटिन्यूशन में ही उन्होंने लिखा है टू लिसन, मतलब सुनने की बात कर रहे हैं अब, लेकिन सुनने में ये किस संदर्भ में बात हो रही है? उसी संदर्भ में कि ग्रेटेस्ट चैलेंज की ही बात चल रही है अभी भी। तो ये भी हमें देखना है कॉमा के बाद, टू लिसन नॉट मेरली विथ ईयर्स बट विथ कॉन्शाइंस। उसके बाद अब उसके बाद जो है एंड टू एक्ट, एक्ट के बारे में बात हो रही है, लेकिन किस चीज़ पे एक्ट करना है? ग्रेटेस्ट चैलेंज अभी भी चल रहा है कि ग्रेटेस्ट चैलेंज को ही दर्शा रहे हैं कि ये सब ग्रेटेस्ट चैलेंज के अंदर आता है। तो 3 पार्ट्स में उन्होंने बता दिया है कि द ग्रेटेस्ट चैलेंज बिफोर ह्यूमैनिटी
तो ग्रेटेस्ट चैलेंज जो है हमारे पास वो बेसिकली 3 पार्ट में है, 3 चीज़ों में हमें मिला के वो ग्रेटेस्ट चैलेंज है हमारे लिए। पहला चीज़ है नॉलेज के बारे में, दूसरा चीज़ है कि हमें सुनना किस तरीके से है, विवेक से सुनना है, कानों से सुनना है, कैसे सुनना है, एंड चौथी चीज़ है कि हमें काम कैसे करना है, कर्म कैसे करना है या एक्शन कैसे लेना है, टू एक्ट नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फियर और कन्वीनियंस बट इन अकॉर्डेंस विद रीजन एंड मॉरल करेज। अब हमें ये पता है कि अगर 3 चीज़ों में बता रखा है तो हमें ग्रेटेस्ट चैलेंज ऑफ ह्यूमैनिटी हम बताएंगे, तो 3 चीज़ों का हम वैसे ही 1 2 3 करके ही हम हिंदी में भी बताएंगे। तो इस तरीके से हमने उन 3 चीज़ों को अलग से वो कर लिया है, अंडरलाइन कर लिया है। अब उन 3 चीज़ों में भी हमें पता है कि अब जब हम पहली चीज़ बताएंगे तो पहली चीज़ के साथ वो पूरा कंप्लीट ही लेंगे ना, नॉट अगर हमें किसी चीज़ के बारे में पता है कि इसमें नहीं बल्कि इसमें है, तो उस चीज़ को हम पूरा ही लेते हैं हमेशा। तो इसीलिए पहला जो हमारा सेक्शन बनेगा इसमें, द स्केर्सिटी ऑफ नॉलेज बट द एबिलिटी टू सेपरेट विजडम फ्रॉम नॉइस, इसको आप पूरे को साथ में भी ले सकते हैं या इसको आप फर्दर 2 में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस बहुत ही लंबा हो रहा है। उसके बाद हमने, क्योंकि हमें पता है कॉमा से पहले तो वो सेक्शन है ही सेपरेट, एंड कॉमा के बाद भी वो अलग सेपरेट ही है, तो हमें फिर इसको पूरा अंडरलाइन ना करके हम अपने हिसाब से जो हमें सुविधा लगे हम वैसे फिर सेक्शंस को अलग बना लेंगे। टू लिसन नॉट मेरली विथ ईयर्स बट विथ कॉन्शाइंस, तो हमने उसको अलग अलग कर दिया। एंड टू एक्ट नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फियर और कन्वीनियंस बट इन अकॉर्डेंस विद रीजन एंड मॉरल करेज, हमने उन दोनों को भी अलग कर लिया। अब इसमें हम फर्दर अपने वोकैबुलरी के अनुसार हम उसको भी डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो आपके ऊपर है, आपको जैसा इजी लगे, जैसा आपको सुविधा लगे। तो मैंने वैसे ही उसको 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर लिया है। अब हम इसको जब ट्रांसलेट करेंगे फिर हम देखते हैं इसको। अब जब हम इसको ट्रांसलेट करने आएंगे तो हमने पहले डिवाइड कर लिया था ऑलरेडी सेंटेंसेस को। अब ट्रांसलेशन में हम सबसे पहले लिखेंगे जो हमें पहले दिया हुआ है, लेकिन ट्रांसलेट करने से पहले जो वर्ड्स हैं उनका मेन वर्ड्स, अब मेरे को तो नहीं लगता कि इन वर्ड्स को आपको देखना पड़ेगा कि किसको क्या ट्रांसलेट करना है, आपको पता होगा ऑलरेडी इनकी वोकैबुलरी, तो बाकी मैंने लिख दिया है, अब देख लीजिए उसके अनुसार। अब हम इसको जब हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो हिंदी में बेसिकली आपका जो पहला अंडरलाइन वाला सेक्शन है, जो पहला पार्ट है, उसको हम वैसे ही लिखेंगे, इन एन एज, ऐसे युग में। अब उस युग के बारे में बात होगी जहाँ पर क्या है, वेयर, जहाँ इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स फास्टर देन थॉट, सूचना विचारों से अधिक तेज फैलती है, एंड और ओपिनियंस आर शेप्ड बाय नॉट बाय रिफ्लेक्शन बट बाय रिपीटिशन। पहला डैश की जगह पहला डैश आया हिंदी में ट्रांसलेट करके, उसको एंड से जोड़ा गया था तो इसमें और से हमने जोड़ा है। ओपिनियंस आर शेप्ड नॉट बाय रिफ्लेक्शन बट बाय रिपीटिशन, राय चिंतन से नहीं बल्कि बार बार सुनी गई बातों से बनती है। रिपीटिशन मतलब बार बार कोई चीज़ अगर हमें बता रहा है, तो यहाँ पर ओपिनियंस के बारे में बात हो रही है, किसी की राय कैसे बनती है। रिफ्लेक्शन मतलब खुद से वो चिंतन करे, या फिर रिपीटिशन मतलब बार बार दोहराने से, बार बार कोई बात बोली जा रही है तो उससे वो सुन के जब राय बनती है तो फिर वो अलग होता है। तो वही बात हो रही है कि ऐसा युग जहाँ पर इंफॉर्मेशन थॉट से ज़्यादा तेज चलती है, एंड ओपिनियंस आर शेप्ड बाय रिफ्लेक्शन, चिंतन से होता है, चिंतन से ना होकर रिपीटिशन से होता है, बार बार सुनी गई बातों से राय बनती है। उसके बाद कॉमा लगा के जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, हम उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में बोला है द ग्रेटेस्ट चैलेंज बिफोर ह्यूमैनिटी, तो ह्यूमैनिटी, मानवता के सामने ग्रेटेस्ट चैलेंज क्या है, तो वही आ जाएगा मानवता के सामने सबसे बड़ी चुनौती। अब सबसे बड़ी चुनौती के बाद हम एक एक करके पार्ट लगाएंगे, जो पार्ट हमें बताया था ग्रेटेस्ट चैलेंज के बारे में बताया था ना कि इज़, तो यहाँ पर इज़ अगर है तो हिंदी में है क्या आता है, लास्ट में आता है, तो इंग्लिश में इज़ बीच में आ गया, हमने उसको इग्नोर कर दिया कि ये हिंदी में है तो हिंदी में तो लास्ट में ही आएगा, क्योंकि क्रिया हिंदी में लास्ट में आती है लास्ट में आता है, तो ठीक है, तो इसको हमने अलग कर लिया। अब हम सीधा पहले सेक्शन पे आएंगे, जो इसके बाद ह्यूमैनिटी के बाद जो पहला सेक्शन था। पहला सेक्शन क्या था, नॉट द स्केर्सिटी ऑफ नॉलेज बट द एबिलिटी टू सेपरेट विजडम फ्रॉम नॉलेज, तो उसी प्रकार से हम हिंदी में इसको लिखेंगे, ज्ञान की कमी नहीं बल्कि ज्ञान को शोर से अलग करने की क्षमता में है। तो एबिलिटी आ गया है ना, ये देखो, नॉट द स्केर्सिटी ऑफ नॉलेज, ज्ञान की कमी नहीं है बल्कि ज्ञान को शोर से अलग करने की क्षमता, एबिलिटी टू सेपरेट विजडम फ्रॉम नॉइस। ठीक है, ये हमारा सेक्शन हो गया कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन क्या है हमारे पास, उसी कंटिन्यूशन में तो हम भी वैसे ही कॉमा लगा के लिख सकते हैं, टू लिसन नॉट मेरली विथ ईयर्स बट विद द कॉन्शाइंस। तो लिसन मतलब सुनना, केवल कानों से नहीं बल्कि विवेक से सुनना, ये हमारा नेक्स्ट सेंटेंस हो गया हिंदी के अकॉर्डिंग। अब थर्ड जो हमारा पार्ट है, अब थर्ड पार्ट में क्या है, टू एक्ट करने की बात हो रही है, कैसे, नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फियर और कन्वीनियंस बट इन अकॉर्डेंस विद रीजन एंड मॉरल करेज। तो भय या सुविधा के प्रभाव से नहीं
बल्कि तर्क और नैतिक साहस के अनुसार क्या करना है, टू एक्ट, कार्य करना है। तो हम उसी प्रकार से जब इसको हिंदी में लिखेंगे तो वही आ जाएगा, और लगा के एंड, भय या सुविधा के प्रभाव से नहीं बल्कि तर्क और नैतिक साहस के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो अब इसको जब हम वैसे ही बिठाएंगे उस फॉर्मेट में जो हिंदी में हमें फॉर्मेट चाहिए होता है, तो जैसे हमने सेक्शंस को डिवाइड किया था, आप देखेंगे वो सेक्शंस एज इट इज़ 1 2 3 4 जैसे हमने किए थे वैसे ही वो 1 2 3 4 उसी तरीके से बैठे हैं। एंड उन सेक्शंस के बीच के जो वर्ड्स थे बस वो थोड़ा बहुत आगे पीछे होते हैं या कई बार वो सेम रहते हैं, और हिंदी के अनुसार हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो जो सेक्शंस होते हैं वो सेक्शंस की प्लेसमेंट सेम रहती है। अगर इंग्लिश में वो सेक्शन पहले है, हिंदी में सेक्शन बाद में है, तो अब वो इंग्लिश में अगर सेक्शन पहले है एक सेक्शन एंड दूसरा सेक्शन बाद में है, तो हिंदी में हमें पहले तो ये देखना पड़ता है कि वो दोनों सेक्शन हिंदी में भी क्या पहले और बाद में रहेंगे, उनके बीच का जो वर्ड है वो क्या उनको अलग अलग बना देता है फॉर्मेट के, हिंदी फॉर्मेट के हिसाब से, या उनके बीच का जो वर्ड है वो हिंदी में भी हम ऐसे ही लिखेंगे तो चलेगा। तो ये चीज़ तो आपको ग्रामर के हिसाब से आपको देखनी पड़ेगी कि जैसे यहाँ पर एंड दिया हुआ था बीच में, तो हमने दोनों सेक्शन के बीच में और लगा के हिंदी में भी हमने पहले को पहले पे रखा, दूसरे को दूसरे पे रखा। अगर यहाँ पर एंड की जगह अगर ऑफ आ जाता, फॉर आ जाता, तो फॉर मतलब के लिए, ऑफ मतलब इसका उसका, तो फिर वहाँ पर क्या होता कि वो उल्टा हो जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं हम, ए के लिए बी, एंड इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बी फॉर ए, तो उस तरीके से वो फिर उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर हमें बस एंड था तो हमने उस तरीके से फर्स्ट को फर्स्ट रखा, सेकंड को सेकंड रखा, एंड ऐसे हमें हिंदी का एक ओवरऑल फॉर्मेट मिल गया। अब उस फॉर्मेट में हमने उन सेक्शंस को बिठाया एंड उन सेक्शंस को फर्दर ट्रांसलेट करके बिठाया कि वो सेक्शंस अपने आप में अंदर ट्रांसलेट कैसे हो रहे हैं। अब जैसे इन्फॉर्मेशन ट्रैवल्स फास्टर देन थॉट था पहला सेक्शन हमारे पास, तो हमने उसको उस सेक्शन को फर्दर हमने ट्रांसलेट किया, सूचना विचारों से अधिक तेज फैलती है, एंड उस सेक्शन को हमने जहाँ पर उसको बैठाना चाहिए वहाँ हमने बैठा दिया, एंड उसके बाद फिर हमने और लगा के फिर दूसरा सेक्शन बैठाया। अब दूसरे सेक्शन को कैसे ट्रांसलेट करना है वो तो आपको पता ही है छोटे छोटे पार्ट्स में, तो फिर आपको ट्रांसलेशन का बेसिक्स तो क्लियर है ही आपका कि उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो इस तरीके से बड़े सेंटेंस को, कितना बड़ा सेंटेंस था ये वाला, एक पैराग्राफ जैसा सेंटेंस था, तो इसको भी हमने उसी ट्रिक से, जो ट्रिक मैंने सबसे पहले सेंटेंस में भी लगाई थी, उसी ट्रिक से हमने सेंटेंस को अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद उन पार्ट्स को हमने ट्रांसलेट किया, एंड ट्रांसलेट करने के बाद वो जो सेक्शन हमें मिला उस सेक्शन को हमने हिंदी के वाक्य विन्यास के अकॉर्डिंग हमने उसको हिंदी में रख के एक पूरा वाक्य बना दिया। इस तरीके से देखेंगे कि इतना बड़ा जो सेंटेंस हमें पैराग्राफ जैसा लग रहा था उसको हमने कैसे स्टेप बाय स्टेप करके हमने उसको हिंदी में अच्छे से अनुवाद कर लिया है। एंड जब आप उसको फिर इंग्लिश और हिंदी वाला वर्जन उसका पढ़ेंगे तो आपको पूरा पता लगेगा कि यार इन दोनों का अर्थ तो बिल्कुल सेम ही है एंड बहुत आसानी से हमने इसको ट्रांसलेट कर लिया है। तो इसी प्रकार से आप बड़े से बड़े सेंटेंस को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब अगला सेंटेंस हमारे पास जो है ये भी बहुत बड़ा सेंटेंस है एंड पिछले सेंटेंस जैसा ही है ऑलमोस्ट, 8वां सेंटेंस है हमारे ये, और आप लोग डरिए मत, चिंता मत करिए ये लास्ट सेंटेंस है, इसके बाद हमारा और कोई सेंटेंस नहीं है, क्योंकि मैंने चाहा था कि 8 सेंटेंसेस में ही मैं इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझा दूँ कि किस तरीके से लॉन्ग सेंटेंसेस को हम अप्रोच करते हैं एंड कैसे उसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो आखिरी सेंटेंस है ये हमारा। अब थोड़ी सी मेहनत मैंने करी है इतना सब कुछ बनाने में, तो आप भी थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए सुनने में एंड समझने में। तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा ये, और मेरे को लगता है कि इसके बाद आपके डाउट्स काफ़ी क्लियर हो जाएंगे एंड आपको लंबे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का ट्रिक एंड जो तरीका है वो सब समझ आ जाएगा। उससे आप बहुत आसानी से लंबे सेंटेंसेस को आप टैकल कर सकते हैं एग्ज़ाम में भी और प्रैक्टिस में भी। तो इसको हम देख लेते हैं फटाफट से। हमें जो सेंटेंस दिया गया है आप इसको स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, लंबा सेंटेंस है, हमें पता है, हमारे पास हथियार है कि किस तरीके से इसको ब्रेक करके हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। बस वो अपना हथियार उठाइए, इस पर मारिए और अच्छे से उसको ट्रांसलेट करके बिठाइए। तो अब हम देख लेते हैं इसको हमें कैसे डिवाइड करना है। इवन एज नेशंस प्राउडली डिस्प्ले, नेशंस के प्राउड डिस्प्ले के बारे में बात हो रही है। तो प्राउड डिस्प्ले किस चीज़ का कर रहे हैं उसको अलग कर लो। देयर साइंटिफिक अचीवमेंट्स इन मिलिट्री स्ट्रेंथ, ठीक है, हमने अलग कर लिया। उसके बाद कॉमा के बाद किस बारे में बात हो रही है, द साइलेंट डिके ऑफ एम्पैथी विद इन सोसाइटीज़, मतलब टॉपिक चेंज हो गया। अब यहाँ पर वो बात कर रहा है साइलेंट डिके ऑफ एम्पैथी विद इन सोसाइटीज़ क्या कर रहा है, तो हमने साइलेंट डिके ऑफ एम्पैथी विद इन सोसाइटीज़ को अलग कर लिया क्योंकि उस बारे में बात हो रही है। रिमाइंड्स अस, हमें याद दिला रहा है, किस चीज़ के बारे में याद दिला रहा है, दैट ट्रू प्रोग्रेस कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर और इन्वेंशंस, मतलब ट्रू प्रोग्रेस, सच्ची प्रगति, कैन नॉट बी मेजर्ड, मेजर्ड की बात हो रही है, किस चीज़ में मेजर नहीं हो सकती, नंबर्स और इन्वेंशंस में, बट इन, ये फिर वही वाला आपका केस आ गया कि इसमें नहीं हो सकता बल्कि इसमें हो सकता है। तो इस पूरे को हम साथ ही लिखते हैं।
अब क्योंकि ये वाला सेंटेंस बहुत ही ज़्यादा लंबा है तो इसको एक सेक्शन ना बना के इसका हम 2 सेक्शन बना देंगे, क्योंकि हमें पता है कि बट से पहले का सेक्शन एंड बट के बाद का सेक्शन वैसे ही हिंदी में हम लिखेंगे। तो द ट्रू प्रोग्रेस कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर्स और इन्वेंशंस बट इन द कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टू फील अनदर्स पेन, टू राइज अबव प्रेजुडिस एंड टू प्रिजर्व डिग्निटी इवन इन डिसएग्रीमेंट। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने जो लास्ट वाला सेंटेंस, इस सेंटेंस का जो लास्ट वाला सेक्शन है वो मैंने बहुत ही लंबा उसको अंडरलाइन किया है। वो इसीलिए किया है क्योंकि ये जो हमें बात बता रहा था ट्रू प्रोग्रेस के बारे में कि ट्रू प्रोग्रेस कैन नॉट बी मेजर्ड इन दिस बट इन डैश, तो वो जो डैश है वो सबको इंक्लूड कर रहा है। बट इन कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टू राइज टू फील, सबसे पहले क्या कैपेसिटी की बात हो रही है ना, क्षमता, ह्यूमन बीइंग्स की क्षमता, किस चीज़ की क्षमता? टू फील अनदर्स पेन, टू राइज अबव प्रेजुडिस एंड टू प्रिजर्व डिग्निटी। अब यहाँ पर आपका ये डाउट आ सकता है कि सर जैसे कई बार क्या होता है कि हमें सेंटेंस में समझ नहीं आता कि कॉमा के बाद की जो चीज़ है वो उसी कॉमा से पहले वाली चीज़ का ही पार्ट है या फिर वो इंडिपेंडेंट पार्ट है। तो इसके लिए सिंपल सा इसका ट्रिक है कि आप उसको अलग से करके देखो कि अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर कि ट्रू प्रोग्रेस के साथ मेजर्ड इन नंबर्स एंड इन्वेंशंस था एंड बट के साथ द कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टू फील अनदर्स पेन, अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये एक पूरा सेंटेंस है एंड उसके बाद टू राइज अबव प्रेजुडिस एंड टू प्रिजर्व डिग्निटी वो अलग चीज़ है, तो अगर हम इसको मान लेते हैं एक सेकंड के लिए, तो अगर आप पहले वाले पार्ट को हटा देंगे तो आपके पास क्या मीनिंग बचेगा? दैट ट्रू प्रोग्रेस कैन नॉट बी मेजर्ड, ये वाला तो आपने पूरा हटा दिया, तो वहाँ पर फिर क्या आता है? रिमाइंड्स अस टू राइज अबव प्रेजुडिस टू प्रिजर्व डिग्निटी इवन इन डिसएग्रीमेंट। अब ये थोड़ा मैच नहीं कर रहा है यहाँ पर मीनिंग। अब आप ऐसे आपको कभी भी डाउट हो, कभी भी कन्फ्यूजन हो कि वो अगला वाला पार्ट जो है वो पहले वाले के साथ है कि नहीं है, तो आप सिंपल सी चीज़ करना, जो भी आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा ना उसमें पहले वाले पार्ट को हटा के देखना, उसके साथ सेंटेंस जोड़ के देखना कि क्या वो सेंटेंस मीनिंग पूरा सार्थक मीनिंग दे, एक मतलब सार्थक सेंटेंस बन रहा है, उसका मीनिंग पूरा हो रहा है। अगर आपको थोड़ा अटपटा लगे कि नहीं यार कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट है, कुछ इसमें कमी है, तो इसका मतलब वो फिर किसी पे डिपेंडेंट है या वो किसी के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कैपेसिटी की बात अगर हम करें तो कैपेसिटी अगर हम जोड़ें, द कैपेसिटी टू राइज अबव प्रेजुडिस, द कैपेसिटी टू प्रिजर्व डिग्निटी, द कैपेसिटी टू फील अनदर्स पेन, तब हमें लग रहा है कि हाँ ये अब सेंटेंस इसका जो अर्थ है वो पूरा हो रहा है। तो इसी प्रकार से हमें पता लग गया कि द कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टू फील अनदर्स पेन, टू राइज अबव प्रेजुडिस एंड टू प्रिजर्व डिग्निटी, ये सारा एक साथ ही है, इन सब की ही बात हो रही है कैपेसिटी के साथ। तो हमने उन सबको एक साथ रख लिया है। अब इसको हमने फर्दर अपने वोकैबुलरी के अनुसार हमने डिवाइड कर लिया है, वो हाईलाइट कर दिए हैं वो वर्ड्स मैंने, जिन वर्ड्स को थोड़ा सोचना पड़ता है या उनका मीनिंग सोचना पड़ता है, तो ठीक है वो हम देख लेंगे। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। अब यहाँ पर हम इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो हमें पता है हमने सेंटेंसेस को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो सबसे पहले इवन एज नेशंस, भले ही राष्ट्र को हम लिख दिया। राष्ट्र क्या कर रहे हैं? प्राउडली डिस्प्ले कर रहे हैं। प्राउडली डिस्प्ले किस चीज़ का? देयर साइंटिफिक अचीवमेंट्स एंड मिलिट्री। हमारा पहला सेक्शन आ गया, पहले सेक्शन को वैसे ही लिखो, वैज्ञानिक उपलब्धियों और सैन्य शक्ति, उसका क्या हो रहा है? प्राउडली डिस्प्ले। तो इस चीज़ का वैज्ञानिक उपलब्धियों और सैन्य शक्ति का गर्व से प्रदर्शन करते हों। इवन एज नेशंस प्राउडली डिस्प्ले, भले ही राष्ट्र गर्व से प्रदर्शन करते हों, किस चीज़ का? वो हमने बीच में डाल दिया है जैसे था उसमें। कॉमा लगा, कॉमा के बाद हमें पता है कि दूसरी चीज़ के बारे में बात हो रही है, साइलेंट डीके के बारे में बात हो रही है, तो हम साइलेंट डीके को देखेंगे। अब यहाँ पर अगर हम साइलेंट डीके ऑफ एम्पैथी विद इन सोसाइटीज़, इस पूरे को अगर हम एज इट इज़ लिखें तो वो गलत हो जाएगा। सेक्शंस को आप वहीं पे बिठाइएगा, सेक्शन कॉमा के बाद ही आएगा वो वाला सेक्शन जो आपने डिवाइड किया है, अंडरलाइन किया है, लेकिन उस सेक्शन के अंदर फर्दर वो हमें फिर ध्यान देना है कि यार ट्रांसलेशन के तरीके से वो सही बैठेगा नहीं बैठेगा हिंदी में। तो साइलेंट डीके ऑफ आ गया बीच में, तो ऑफ से हमें क्या पता है कि ऑफ आते ही वो चीज़ उल्टी हो जाती है, तो एम्पैथी का साइलेंट डीके हिंदी में ये हो जाएगा। अब उसके बाद क्या लिखा है? विद इन सोसाइटीज़, मतलब समाज के अंदर, तो हिंदी में हम समाज को पहले लिखेंगे ना कि समाज के अंदर ये हो रहा है, तो वही हम लिखेंगे यहाँ पर। लेकिन समाज के भीतर सहानुभूति का शांत पतन हमें याद दिलाता है, तो यहाँ पर वही आ गया कि द साइलेंट डीके ऑफ एम्पैथी विद इन सोसाइटीज़, समाज के भीतर सहानुभूति का शांत पतन। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, इंग्लिश में बट नहीं था, वहाँ था कि इवन एज नेशंस प्राउडली डिस्प्ले डैश, फिर कॉमा द साइलेंट डीके ऑफ सोसाइटीज़ रिमाइंड अस, ऐसे करके। तो यहाँ पर अब हिंदी में हमने पहले क्या लिखा है? भले ही राष्ट्र अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों और सैन्य शक्ति का गर्व से प्रदर्शन करते हों, लेकिन, तो यहाँ पर इस अर्थ को स्पष्ट और क्लियर करने के लिए हमने उसमें लेकिन जोड़ दिया। लेकिन समाज, अब हमारा जो दूसरा था सेक्शन वो आ जाएगा, समाज के भीतर सहानुभूति का शांत पतन
हिंदी के वाक्य विन्यास के अकॉर्डिंग हमने इसको लिखा। हमें याद दिलाता है, रिमाइंड्स अस, क्या याद दिलाता है कि सच्ची प्रगति को सच्ची प्रगति किस बारे में, एज दैट ट्रू प्रोग्रेस कैन नॉट बी मेजर्ड, मेजर नहीं किया जा सकता इन नंबर्स और इन्वेंशंस बट इन कैपेसिटी। तो वही आ जाएगा कि सच्ची प्रगति को मेजर्ड, अब क्योंकि मेजर्ड वर्ब हो गया उसको हम आखिर में फेंक देंगे, उसको हटाओ। कैन नॉट बी मेजर्ड तो यहाँ पर आ जाएगा, पहले आ जाएगा कि किस में मेजर नहीं कर सकते, नंबर्स एंड इन्वेंशंस में। तो हम हिंदी में वही लिखेंगे, सच्ची प्रगति को संख्याओं या आविष्कारों में नहीं मापा जा सकता। अब यहाँ पर हमने क्या किया, अब मैंने आपको क्या बोला था कि वर्ब मिल गया हमें मेजर, तो उसको हम आखिरी में फेंक सकते हैं। हाँ, आखिरी में तो लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर उसके बाद वाला जो सेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा है ना, तो हमने क्या किया है, हमने वर्ब को दोनों के साथ रखा है कि किस में मेजर नहीं कर सकते एंड किस में मेजर कर सकते हैं। तो ये दो तरीके से हमने उसको बताया है, क्योंकि वो बहुत ही लंबा सेंटेंस है, तो इसीलिए थोड़ा ईजी बनाने के लिए हमने उसको क्या किया है, संख्याओं और आविष्कारों में नहीं मापा जा सकता। हमने ये चीज़ पहले ही स्पेसिफाई कर दी कि हाँ, इसमें नहीं मापा जा सकता, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसमें नहीं बल्कि इसमें मापा जा सकता है, तो वो भी सही था। बट यहाँ पर क्योंकि दूसरा वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा लंबा है, तो हमने पहले वाले पार्ट के साथ ही बता दिया कि नहीं मापा जा सकता, उसका अर्थ क्लियर हो गया। फिर हमने उसके बाद लिखा है बल्कि मनुष्य की दूसरे की पीड़ा को महसूस करने, टू फील द कैपेसिटी की बात हो रही है। किस चीज़ की कैपेसिटी, तो हिंदी में क्या लिखेंगे, इंग्लिश में होता है कैपेसिटी ऑफ आ गया ना, तो ऑफ मतलब उल्टा हो जाएगा, कैपेसिटी बाद में चली जाएगा, बाकी चीज़ें पहले आ जाएंगी। अब कैपेसिटी क्योंकि हर चीज़ की थी, तो वो तीनों की तीनों चीज़ें पहले आएंगी एंड कैपेसिटी फिर उसके बाद आएगी। तो वही बात आएगी, मनुष्य की दूसरे की पीड़ा को महसूस करने, तो ये वाला पार्ट आ गया हमारा, टू फील अनदर्स पेन, कॉमा पूर्वाग्रह से मुक्त होने, टू राइज अबव प्रेजुडिस, और असहमति में भी गरिमा बनाए रखने, टू प्रिजर्व डिग्निटी इवन इन डिसएग्रीमेंट। तो वैसे ही हमने तीनों को, जैसे वो हमारा पूरा सेक्शन में था, उन्हीं तीनों को हमने वैसे ही एक के बाद एक लिखा। अब बात आती है, कैपेसिटी की बात हो रही थी, ऑफ के पहले कैपेसिटी था जिसको हमने आखिरी में भेज दिया था, तो वो आ जाएगा फिर कि इन तीनों की महसूस करने, मुक्त होने और गरिमा बनाए रखने की क्षमता, आ गया कैपेसिटी। तो ये हमारा पूरा सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब इस सेक्शन से पहले हमने कौन सा वर्ब छोड़ा हुआ था कि मेजर करते हैं ये, तो मेजर पहले वाले का तो बता दिया हमने कि इसमें मेजर नहीं कर सकते। अब दूसरा वाला हम वही बता रहे हैं कि इसमें मेजर कर सकते हैं, तो वही बात आ जाएगी लास्ट में कि इन सब की क्षमता में मापा जा सकता है। तो इस तरीके से हमारा हिंदी का जो पूरा फॉर्मेट था वो कंप्लीट हो गया। और फिर अब इसको जब पढ़ के भी देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, कहाँ पर कमी है, कहाँ पर कुछ मिस हो गया, या कहीं पे कुछ रह गया, कोई वर्ब रह गया, कोई सेंटेंस का पार्ट रह गया। क्योंकि बड़े सेंटेंसेस में ना यही दिक्कत आती है कि आप अब ये 1 2 3 4 5 लाइन का है, तो अब जब तक आप तीसरे चौथे लाइन में ट्रांसलेट करने पहुंचेंगे कि उस लाइन का आप ट्रांसलेट करके लिख रहे हैं, तब तक आपके दिमाग में शायद ना रहे कि पहले दूसरे लाइन में आपने क्या क्या ट्रांसलेट करके लिखा है। तो कई बार क्या होता है कि हम मन में तो सोच रहे होते हैं, बट हमारा हाथ लिखने में वो चीज़ मिस कर देता है। तो हमें लगता है कि हम वो चीज़ कंप्लीटली लिख के आ चुके हैं, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि बीच में एक वर्ड या एक कोई क्लॉज मिस हो जाता है हमसे। तो इसीलिए जब आप पूरा ट्रांसलेट कर लेंगे, पूरा सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको पुनः एक बार पढ़िए। पढ़ने के बाद आपको पता लगेगा कि हाँ, कहीं पे कोई वर्ड मिस हुआ है या हमने पूरा कंप्लीट ट्रांसलेशन कर दिया है। तो इस तरीके से आपका इतना बड़ा सेंटेंस भी ट्रांसलेट हो जाएगा। फिर जब आप इसका आंसर देखेंगे और जो आपको सेंटेंस मिला हुआ था उस सेंटेंस से मैच करके देखेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका अर्थ पूरा आ रहा है या कहीं पे कुछ कमी रह गई है, तो उसके अनुसार आप उसमें चेंज कर सकते हैं। और इस तरीके से आपका ट्रांसलेशन अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा इस पूरे लंबे सेंटेंस का भी। तो इसी प्रकार से मैंने वो पॉइंट्स लिखे हैं जिनका ध्यान रखते हुए हमने अभी तक जो भी किया है, इन सब में हमने यही चीज़ें अप्लाई करी हैं। सबसे पहले हमने किसी भी सेंटेंस का मीनिंग समझा है, अर्थ समझा है। जब तक आप उस वाक्य का अर्थ नहीं समझ पाएंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप उसका अर्थ समझिए। इंग्लिश वाक्य हो, हिंदी वाक्य हो, कुछ भी हो, आप उसका पहले अर्थ समझिए। किस प्रसंग में बात हो रही है, किस संदर्भ में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, किस टोन में बात हो रही है, और उसमें क्या जानकारी है, वो सब समझिए। दूसरा चीज़ आपको देखना है ग्रामर उसमें कैसे यूज़ हुआ है, उसका टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है, पास्ट टेंस में बात हो रही है, उसमें से कहाँ कहाँ टेंस चेंज हो रहा है, कहाँ कहाँ उसका लिंग चेंज हो रहा है, मेल फीमेल है या फिर आपका सिंगुलर प्लूरल हो रहा है, कहाँ पर ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, कहाँ पर एक चीज़ की बात हो रही है। तो उस प्रकार से आप उसका रफली एक ग्रामर स्ट्रक्चर भी समझ लीजिए। तीसरा आता है आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर समझिए बेसिकली।
तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में इंग्लिश में किस प्रकार से आपको दिया है या हिंदी में किस प्रकार से दिया है, और उसको इंग्लिश या हिंदी में जैसे भी आपको बनाना है तो उसमें कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे आपको सिंपल सा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इंग्लिश में हम फॉलो करते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, हिंदी में हम फॉलो करते हैं कर्ता कर्म क्रिया। तो उसी प्रकार से आपको स्ट्रक्चर भी दोनों का आइडिया लगा लेना है कि किस स्ट्रक्चर में आपको बनाना है आंसर एंड किस स्ट्रक्चर में आपको दिया गया है। चौथा चीज़ आपका आता है कॉन्टेक्स्ट एंड वोकैबुलरी। अब उसमें आप जो वोकैबुलरी यूज़ करेंगे, जो भी आपको वर्ड्स दिए हैं, जो भी सेंटेंस आप ट्रांसलेट कर रहे हैं, उसमें जो भी आप उसका वर्ड्स शब्द चयन बेसिकली जो करेंगे वो संदर्भ के अनुसार होना चाहिए। आप सिर्फ वर्ड देख के उसका मीनिंग नहीं बिठा सकते। आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस बारे में बात हो रही है उस पैसेज का, पूरे पैसेज का अर्थ क्या है, टोन क्या है, पूरा उसका किसी भी क्या बोलते हैं कि जैसे सब्जेक्ट उसमें क्या है, सब्जेक्ट का किस चीज़ में बात हो रही है, उस संदर्भ में जो आप शब्द चूज़ करने जा रहे हैं, जो भी शब्द आप लिखने जा रहे हैं, क्या वो फिट बैठेगा, उससे उसका अर्थ पूर्ण होगा कि नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए ही वोकैबुलरी का चयन कीजिए। उसके बाद पांचवा जो है बेसिकली जो हमने किया है सारे सेंटेंसेस में कि उनको स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक किया है और ट्रांसलेट किया है। तो यही आपको बेसिकली करना है। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको किसी भी लंबे सेंटेंस को स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक कर लेना है। स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि हाँ, अब इन पार्ट्स को हमें ट्रांसलेट करना है। स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करने के बाद उन पार्ट्स को आप ट्रांसलेट कर लीजिए एंड ट्रांसलेट करने के बाद वो जो पार्ट्स हैं आपके पास, उन पार्ट्स को हिंदी या इंग्लिश जिस भी भाषा में आप ट्रांसलेट कर रहे हैं उसके स्ट्रक्चर के अनुसार आप उसको लिखिए। दोनों पार्ट्स के बीच में जिस चीज़ से वो दोनों पार्ट्स ज्वाइन हो रहे हैं उस चीज़ का हिंदी में फॉर्मेट देख के उन दोनों पार्ट्स को उसी प्रकार से ज्वाइन कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके लंबे से लंबे सेंटेंस को आप पार्ट्स में डिवाइड करके आप एक छोटा सा सेंटेंस बना सकते हैं, जहाँ पर आप उन पार्ट्स को सब्स्टिट्यूट करके ABC भी लिख सकते हैं या उनको डैश 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 भी लिख सकते हैं। तो वही फिर ऐसे आपको हो जाएगा कि डैश के लिए डैश करने से ऐसे करके आपका छोटा सेंटेंस तैयार हो जाएगा फॉर्मेट। उस फॉर्मेट में फिर आपको उनको डैश को भर देना है, उन चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करके उनका ट्रांसलेशन समेत उनको वहाँ बैठा देना है। इस तरीके से आप जैसे जैसे आप इन चीज़ों को करेंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस आपकी ज़्यादा होगी तो उस प्रकार से आपका ये बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। एंड मैं हमेशा वही बोलता हूँ कि आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। लंबे सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, मुश्किल वोकैबुलरी, इजी ट्रांसलेशंस, डायलॉग के फॉर्म में, स्टोरी के फॉर्म में, एडमिनिस्ट्रेटिव पैसेजेस, इन हर चीज़ का आप प्रैक्टिस कीजिए। जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे पैसेजेस प्रैक्टिस करेंगे एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको उसी हिसाब से आपका हैबिट बन जाएगा कि किसी भी टाइप का सेंटेंस आता है ऑटोमेटिकली आपका दिमाग उसको डाइसेक्ट करना स्टार्ट कर देगा, उसको डिवाइड करके उसको ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर देगा एंड उस प्रकार से आपका टाइम भी कम खर्च होगा एंड आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि हाँ, अब मैं हर तरीके का सेंटेंस ट्रांसलेट कर पा रहा हूँ। तो इस प्रकार से आपको बहुत आराम से आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो एंड आई होप आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिले। आपके जितने भी डाउट्स थे लॉन्ग सेंटेंसेस के रिगार्डिंग वो सारे क्लियर हो गए हों। और इतनी लंबी वीडियो देखने के थैंक यू सो मच। मैंने तो कोशिश करी थी कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, बट अब ये टॉपिक ही ऐसा है कि इसमें जब तक आप 6-7 सेंटेंसेस करके ना दिखाएं या ना देखें तब तक आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा कि अब वो जो चीज़ अप्लाई कर रहे हैं वो कैसे अप्लाई कर रहे हैं। तो ठीक है, ये हो जाएगा अच्छे से। आप प्रैक्टिस करते रहिए इसी तरीके से। आप हर लंबे सेंटेंस को डाइसेक्ट करके उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए जिस तरीके से मैंने समझाया है। उन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अगर आपको बेसिक्स में दिक्कत आ रही है ट्रांसलेशन की तो आप मेरी ट्रांसलेशन की बेसिक्स की वीडियो भी दोबारा देखिए। उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से एकदम बेसिक्स से सारा समझाया है ट्रांसलेशन में हमें क्या ध्यान रखना है। एंड देन ये वाली वीडियो तो है ही आपको लॉन्ग सेंटेंसेस में हेल्प करने के लिए। बाकी अभी शायद आपको लग रहा हो कि यार बहुत डिफ़िकल्ट है ये मेरे से नहीं होगा या हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मेरे को बहुत टाइम लग रहा है, तो ऐसा मत सोचिए। धीरे धीरे हर चीज़ इम्प्रूव होती है। मैं भी स्टार्टिंग में मुझे भी यही दिक्कत आती थी एंड ऐसे ही मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। इसी तरीके से मैं प्रैक्टिस करता रहा एंड अब काफ़ी हद तक मेरे को हो जाता है मेरे से ट्रांसलेशन ऐसा लंबे सेंटेंसेस का। तो इसी प्रकार से आप करिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इतनी लंबी वीडियो बन गई है और मेरे से अगर कहीं पे भी कोई मिस्टेक रह गई हो किसी ट्रांसलेशन में या कहीं पे कोई टाइपिंग मिस्टेक रह गई हो तो आप वो देख लीजिएगा अपने हिसाब से, क्योंकि अब इतनी लंबी वीडियो बनाई है तो थोड़ा बहुत तो मिस्टेक हो ही सकता है, बट मैंने जहाँ तक चेक किया है तो नहीं होनी चाहिए। बाकी आप लोग देख लीजिएगा और प्रैक्टिस करते रहिए। गुड लक आपके एग्ज़ाम्स के लिए। आई होप आपको सबको एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा स्कोर मिले एंड आप ऐसे ही प्रैक्टिस करके अपना ट्रांसलेशन इम्प्रूव कर लीजिए। कोई भी डाउट होता है तो हमारा ट्रांसलेशन
ब्यूरो का व्हाट्सएप चैनल भी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, टेलीग्राम चैनल तो है ही है, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। एंड वहाँ पर मैं टाइम टू टाइम गाइड करता रहता हूँ, तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं वहाँ पर अपने खुद के डाउट्स के लिए। कोई भी आपका डाउट हो ट्रांसलेशन के साथ या ऐसे के साथ, तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब आपको अगर अच्छा लगा हो, ताकि फ्यूचर में भी अगर कोई वीडियो ऐसा ज़रूरत पड़े तो मैं बना सकूं। इस वीडियो से जुड़ा आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में वो डाउट बता के आप पूछ सकते हैं कि आपको क्या समझ नहीं आया इस वीडियो में, या फिर आपका क्या डाउट है इसके अलावा जो हम क्लियर कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपका डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए एंड आपको हेल्प मिले ट्रांसलेशन में। तब तक के लिए गुड लक, प्रैक्टिस करते रहिए। आई होप आप सबका स्कोर एग्जाम में बहुत अच्छा है एंड आपको जैसे जैसे डिपार्टमेंट चाहिए वैसे वैसे डिपार्टमेंट में आपको सिलेक्शन मिले। थैंक यू सो मच।